राहुल की माँ को लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बहू ऐसी आए जिसने शादी से पहले ही प्यार किया हो, पर राहुल, उसका तो दिल अटक चुका था सौम्या पर। देखो यार, क्लियर कर दो, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहे हो या नहीं तो मैं कोई और लड़का देख लूं। अरे कैसी बात कर रही हो, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी और से शादी करोगी? हाय हाय, सोचा भी कैसे? ना खुद कर रहे हो, ना ही मेरे घर वालों को लड़का देखने दे रहे हो। देखो, मेरे मम्मी पापा को तुम पसंद हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी मम्मी जानती तक नहीं है। अरे ठीक है ना यार, वो भी मान जाएंगे, टेंशन नहीं है उनको, बस ये लव का ना लफड़ा समझ में नहीं आता उनको। उधर राहुल की बड़ी भाभी अपनी सास यानी कि राहुल की माँ से कहती है, माँ जी कुछ और खाने का मन है तो बना दूं। अरे तेरी माँ ने तो धोखा कर दिया हम लोगों के साथ कि अरेंज मैरिज और दहेज लव मैरिज वाला दे दिया। कुछ करना चाहती है तो मेरे लिए जा, अपने बाप से 2 लाख रुपए लेकर आ जा। कैसी बात करिए माँ जी, पापा पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए तो मैंने अरेंज मैरिज की थी अपने बेटे की। अरे तेरे बाप की औकात देखकर शादी की थी, तब यह हाल है। सास बहू को रोज ताने बोलियां बोलती थी। एक रोज सास की सहेली कहती है, अरे भाभी, आपके छोटे बेटे को देखा था मैंने, एक लड़की के गले में हाथ डालकर घूम रहा था। लगता है छोटी की तो लव मैरिज ही होगी। अरे शुभ शुभ बोल, तेरे बेटे ने तो की थी लव मैरिज। क्या लाई तेरी बहू दहेज में? हाँ, फूटी कौड़ी नहीं। अरे शादी से पहले लड़के को फंसाने वाली लड़कियां कैसी होती होंगी। सास की ताने बोलियों से तंग आकर बड़ी बहू भी बगावत कर देती है। जिस बहू के मुंह में कल तक जुबान नहीं थी, वो अब पटर पटर जवाब देने लगती है। क्या है माँ जी, सारा दिन आप खाती रहती हैं, जब से बुखार से उठी है बस जबान चटर चटर चल रही है आपकी। और क्या माँ, मानसी भी थक जाती है काम करते करते, हर वक्त आप बस पीछे लगी रहती है। कैसी बात कर रहा है शुभम, मैंने तो बस 2 पराठे मांगे थे, सबके लिए बन रहे थे तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना दे। अरे रिश्ता लेकर जब इसकी माँ आई थी तब तो बड़े बड़े वादे कर रही थी, जी लड़की पूरी बारात का खाना अकेले बना लेती है। हाँ तो बना ही लेती हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं, आप तो अकेले ही पूरी बारात का खाना खाती हैं। तू ऐसे ही जबान लड़ाती रही ना तो एक दिन मैं तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? आप सोचती क्या हो, मैं आपसे डर जाऊंगी? घर में मैं रानी हूँ और आप मेरे बल पर रह रही हैं यहाँ, समझी? खाना ना दूं तो भूखी मर जाएंगी। लीजिए खाइए पराठा। दरअसल राहुल की कमाई कुछ खास नहीं होती है। किराए के मकान में बड़ा भाई सारे घर के खर्चे देता था। वहीं सास बहू की ये रोज रोज की चिक चिक राहुल देखता था। वो जानता था कि सौम्या आ गई तो भाभी भी माँ को कुछ नहीं कह पाएगी, लेकिन वो माँ को कैसे समझाए कि भाई एक अरेंज मैरिज वाली बहू लाकर तो देख ली, अब एक लव मैरिज भी देख लीजिए। सास बेटी से फोन पर बात कर रही थी। अरे सरला, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस मानसी की रोज रोज की चिक चिक से। मैं तो शुभम को अलग ही कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी का दोष आप भाई को क्यों दे रही हैं? दोनों बेटों के साथ रहो ना। मैं तो बोलूंगी आप राहुल की शादी कर दो। अरे पहले ही एक की शादी करके मैं इतनी परेशान हूँ, राहुल की भी शादी करके अपने सर पर और मुसीबत मोल लूं क्या? अरे माँ, जरूरी नहीं कि दूसरी बहू भी गलत ही आ जाए। हो सकता है दूसरी आपका ख्याल रखे और उसको देखकर पहली भी सुधर जाए। आप राहुल से बात करो ना, क्या पता उसको कोई लड़की पसंद हो। अरे राहुल को पसंद हो मतलब? अरे लव मैरिज वाली लड़की मैं कभी अपने घर नहीं लाऊंगी। अरेंज मैरिज वाली ने तो तबाही मचा रखी है, लव मैरिज वाली तो मोहल्ले में नचवाएगी बेटा। ना बाबा ना, तू कोई अच्छी लड़की देख अगर तेरी नजर में हो तो। माँ बेटी से बात करके फोन रख देती है। उधर बेटी को अपने भाई यानी कि राहुल और सौम्या के बारे में पता होता है। वो सोचती है कि कैसे वो माँ को सौम्या के लिए मनाए, क्योंकि सौम्या एक अच्छी लड़की है और वो माँ का ख्याल रखेगी। लेकिन माँ की सोच लव मैरिज को लेकर तो बुरी है। राहुल की बहन को आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना लव मैरिज को ही अरेंज मैरिज बताकर सौम्या को माँ से मिलवाया जाए। तो ये बात राहुल से करती है और राहुल को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो सौम्या से बात करता है। अरे यार, मुझे तो शादी करने से मतलब है और मेरे मम्मी पापा तो माने हुए हैं। तुम अपनी बहन को बोलो जैसे करना है करे, बस बारात लेकर जल्दी से मेरे घर आ जाओ। बस आइडिया बहुत कमाल का है। तुम्हारी माँ को भी पता नहीं चलेगा कि हमारी लव मैरिज है और शादी भी हो जाएगी। दोनों परिवारों की बात और मुलाकातों के बाद राहुल और सौम्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन सौम्या अपनी सास से पूछती है, और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको लव मैरिज से क्या परेशानी है? ये बता रहे थे आप लव मैरिज के खिलाफ है। क्या हो अगर कल को आपको ये पता चले कि मेरी और राहुल की शादी लव मैरिज है तो? सौम्या की बात सुनकर सास को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ऐसे कैसे लव मैरिज है? मेरी बेटी ने तुमको पसंद किया था,
और वो खूब अच्छे से जानती है कि मुझे लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर ऐसा हो भी गया तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। सौम्या तो सास की बात सुनकर डर जाती है। डर के मारे वो कमरे में चली जाती है, लेकिन अंदर कमरे से उसको बाहर जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है। दरअसल बड़ी भाभी और सास के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसे सुनकर सौम्या हैरान हो जाती है। आपको तो बस लोगों को घर से बाहर निकालना आता है और कुछ नहीं। सारा दिन बैठकर खाती रहती हैं और हम लोगों पर अपना हुक्म चलाती रहती हैं। कान खोलकर सुन लीजिए मम्मी जी, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। अरे कम बोलना बहू, समझी? मेरा बेटा कमाता है जिससे इस घर में खाना और दूसरा सामान आता है। मेरे बेटे की कमाई पर उसकी माँ का पहला हक है। आज के बाद तू मुझे कुछ बोली ना तो तेरा खर्चा बंद करवा दूंगी। हाय हाय, मेरा खर्चा बंद करवाने वाली आई? आप क्या मेरा खर्चा बंद करवाएंगी? मैं ही आपको इस घर से अलग कर रही हूँ। आज से आपकी रसोई अलग, खाना अलग। मैं देखती हूँ कौन आपको खाना बनाकर खिलाता है। सास बहू की रोज रोज की लड़ाई आज एक भयंकर रूप ले लेती है। सौम्या डर जाती है। वो सास के पास जाती है, तभी बड़ी भाभी उसको भी डांटकर वहां से भगा देती है। नहीं सौम्या सास बहू के बीच क्या ही बोलती, वो कमरे में चली जाती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो वो सारी बातें अपने पति से कहती है। हमारे घर का ये पुराना नाटक है। वैसे तो माँ अरेंज मैरिज वाली बहू चाहती है, लेकिन भाभी ने उनका जीना हराम कर रखा है। वो तो ठीक है, लेकिन अब माँ का किचन भाभी अलग कर रही है। ऐसे में मैं क्या करूं, भाभी के साथ रहूं या माँ के? देखो, हम भाभी के खिलाफ नहीं जा सकते, ये तुम जानती हो। मेरी कमाई अभी इतनी नहीं है कि मैं अकेले तुमको और माँ को संभाल सकूं। अच्छा होगा कि हम इस मामले में ना ही बोले। सौम्या मन मारकर रह जाती है। माना सास की जबान तेज है, लेकिन बूढ़ी औरत इस तरीके से अकेले अपना खाना बनाए, ये सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर बड़ा भाई और भाभी ही चला रहे थे। वो चुपचाप सास को काम करते हुए देखती रहती है। सौम्या, मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, तुम रोटियां बना के रखना। वापस आने पर हम सब साथ में खाना खाएंगे। भाभी, मैं माँ जी का भी खाना बना लूं? देखो सौम्या, अगर तुम्हें माँ जी के साथ रहना है तो अपने पति से बोलो कि वो तुम्हारा और अपनी माँ का खर्चा निकाले। एक तो मैं पैसे दूं, ऊपर से गालियां भी सुनूं। इस सास ने मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद की है, तुम्हें क्या बताऊं। मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमको इससे मतलब रखना है तो घर से बाहर निकलो। और सौम्या सास को भी समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी बोली में कड़वापन कम करे, लेकिन सास सौम्या की बात नहीं मानती। इधर ना सास झुकने को तैयार, ना उधर भाभी। आखिर सौम्या करे तो क्या करे। लेकिन उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि घर में रोज लड़ाइयां होती रहे। वो चाहती है कि सब मिलकर रहे, लेकिन कैसे? ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब माँ और बड़ी भाभी के बीच में प्यार हो, और वो होगा कैसे? सौम्या ये सारी बात अपनी सहेली से करती है। तू तो चुप ही रहा कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लड़ने तो दोनों सांसदों को, तुझे क्या करना है? तुझे राहुल से शादी करनी थी, हो गई तेरी शादी। अब ज्यादा दिमाग मत लगा, आराम से मजे कर ससुराल में। हाँ यार, वो ठीक है, लेकिन बेचारी मेरी बूढ़ी सास, वो काम करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी, तू ही बता रही थी ना, वो तुझे रोज गालियां देती रहती है, लड़ती रहती है, दहेज के ताने देती है। अब बेचारी कैसे हो गई? देख, तू नई थी फिर भी तुझे इतना परेशान किया, तो सोच पुरानी भाभी को कितना परेशान किया होगा। अरे ठीक ही हुआ जो भी हुआ, बुढ़िया के साथ जो हुआ होना ही चाहिए था। तेरी शादी भी कहाँ होने दे रही थी वो। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। चल ठीक है, रखती हूँ, बाय। और ये कहकर सौम्या रात को चुपके से सास के कमरे में जाती है। अरे दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा है। हे भगवान, मुझे तो उठा ले तू। इन करम जली बहुओं का मुंह भी देखना नहीं चाहती मैं। दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लाई, ऊपर से परेशान कर रखा है। बड़ी कम थी जो छोटी भी आ गई, मनहूस कहीं की। सौम्या को सास की बात बुरी तो लगती है, लेकिन वो क्या करे। सासू माँ, मैं आपके दर्द में लगाने के लिए लेप लाई हूँ। बड़ी भाभी ने बनाकर दिया है अपने हाथ से और कहा है कि मैं आपको लगा दूं। सास को सौम्या की बात सुनकर अजीब महसूस होता है, लेकिन दर्द के मारे उसका बुरा हाल होता है, इसलिए वो सौम्या से लेप लगवा लेती है। ये लेप तो बड़ी बहू ही बनाती है। एक तरफ मेरे ऊपर जुल्म कर रही है और दूसरी तरफ मरहम लगा रही है। जाकर उसको बोल दे कि आज तो लगा लिया, आगे से नहीं लगाऊंगी। माँ जी, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। आखिर आप घर की बड़ी हैं, ये तो उनका फर्ज था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई एहसान थोड़ी ना किया है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, भाभी आपकी हालत पर परेशान हो रही थी, लेकिन वो क्या करे।
आपकी बातें उन्हें तीर की तरह लगती हैं, लेकिन देखिए उन्होंने आपके लिए लेप बनाकर दिया ताकि आपको दर्द ना हो। बहू बोल तो सही रही है, आखिर उसको दर्द था मेरे दर्द से, तभी तो लेप बनाकर दे गई। चल मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं, आखिर मैं बड़ी ठहरी। बोलेगी तो पहले वो, जाकर तू भी सो जा, नहीं तो बोलेगी सास ने परेशान कर रखा है। सौम्या कमरे में जा रही थी कि वो फिर से एक बार सास के पास जाती है। माँ जी, अकेले खाना बनाना बड़ा मुश्किल सा काम है, आप कैसे मैनेज कर रही हैं? अब क्या करूं, जब बहू ने ही निकाल दिया और बेटा भी साथ नहीं दे रहा तो काम तो करना ही है, खाना तो खाना ही है, जीवन तो जीना ही है। वैसे मुझे किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। माँ जी, अब भाभी ने लेप देकर आप पर एहसान तो किया ही है, कुछ भी बोलो उनका पलड़ा भारी है आप पर। बात सही है बहू, पर तो क्या करे। आपकी वो वाली साड़ी जो भाभी को बहुत पसंद है ना, वो आप भाभी को क्यों नहीं दे देती? इससे भाभी को साड़ी भी मिल जाएगी और उनका एहसान भी उतर जाएगा। ठीक है, मैं भी क्यों एहसान रखूं, कल को सबसे बोलेगी उसने लेप बनाया था, तब मैं भी बोल दूंगी मैंने उसके बदले साड़ी दे दी थी। सास साड़ी निकालकर सौम्या को देती है। ये ले भाई साड़ी, ले जाकर उसको दे देना, और ये मत बोलना कि मैंने दी है, ठीक है। सौम्या खुश हो जाती है, क्योंकि अब तक वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती थी। किसी भी तरीके से बड़ी भाभी और सास के बीच में दोबारा से वो प्यार वापस लाना चाहती थी। साड़ी लेके सौम्या अगली सुबह सीधा बड़ी भाभी के पास जाती है। भाभी, मुझे लग रहा है माँ जी को अपनी गलती का एहसास है, उनको भी लग रहा है कि उन्हें आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। वो बड़ी हैं इसलिए माफी तो नहीं मांग रही, पर कल आपके लिए ना बहुत परेशान थी, उनको आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने आपके लिए ये साड़ी भेजी है और कहा है कि उन्हें माफ कर दे, लेकिन ये बात उन्होंने आपको बताने से मना भी किया है। बड़ी भाभी साड़ी को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि ये साड़ी उसे बहुत पसंद है। उसने सास से कई बार साड़ी मांगी थी, लेकिन सास उसे वो साड़ी देना ही नहीं चाहती थी। सासू माँ और माफी, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो झुकने वाली नहीं है। अपने मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी बातें, ताने बोलियां, मैं तो तंग आ गई हूं उनसे। अब कम से कम शांति तो है उनसे दूर रहकर। अच्छा है, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी, और ये साड़ी भी ना उनको वापस कर देना। ले। तभी वहां बड़ा बेटा शुभम आता है। मानसी, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऐसी औरत नहीं हो। अगर माँ ने तुम्हारी मन पसंदीदा साड़ी दी है और माफी मांगी है, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम माँ को माफ कर दो और उनके साथ फिर से प्यार से अच्छे से रिश्ता रखो। आखिर वो बड़ी होकर तुम्हारे आगे झुक रही है ना। उधर सास भी समझ चुकी थी कि बहू से बगावत करना ठीक नहीं है, लेकिन झुकना भी तो गवारा नहीं था। क्या सोच रही हैं माँ जी? बड़ी भाभी ने कहा है कि आप अब आराम से अपने कमरे में रहें, जैसे पहले आपका खाना आपके कमरे में आता था फिर वैसे ही आएगा। वो क्या है ना, बड़ी भाभी अपने किए पर शर्मिंदा है और आपसे माफी मांग रही है। सास समझ जाती है कि छोटी बहू दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। वो छोटी की तरफ प्यार से देखती है, तभी सास की सहेली आती है। अरे, ये है क्या तेरी छोटी बहू? हाँ सौम्या, तू तो शादी पर आई नहीं बेटा, ये मेरी सहेली है। तो कर दी ना तूने अपने बेटे की लव मैरिज। बड़ा कह रही थी मैं तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज करूंगी और मोटा दहेज लूंगी। अब क्या हुआ, कितना दहेज लाई ये लव मैरिज वाली बहू। सास को सहेली की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे चल रही, अरेंज मैरिज की है मेरे छोटे बेटे ने। मेरी बेटी के जानने वालों में शादी हुई है, सौम्या उन्हीं लोगों की बेटी है। हम तो उनके घर गए थे बकायदा रिश्ता मांगने। सहेली ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुझे तेरी बेटी और बेटे ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। याद है ना मैंने तुझे क्या कहा था? तेरे छोटे बेटे को मैंने एक लड़की के साथ घूमते देखा है। वही तो है ये लड़की, बड़ा गले में हाथ डालकर घूमती थी तेरे बेटे के साथ। अब ये अरेंज मैरिज का क्या चक्कर है सौम्या? सास को सहेली की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो सौम्या से पूछती है, सच सच बता सौम्या, ये जो बोल रही है वो सच है क्या? जी सासू माँ, ये सही कह रही हैं। मैं और राहुल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आप अरेंज मैरिज के खिलाफ थे, इसलिए हम लोगों ने दीदी का सहारा लेकर आपके पास रिश्ता भेजा था। क्या बोल रही थी तुम? ऐसी लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी जिसने शादी से पहले ही लड़का फंसा लिया हो। सास की सहेली वहां से चली जाती है। सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकलने वाली थी कि बड़ी बहू उसके पास आती है। बस करिए माँ जी,
दूसरों के बोलने पर अपनी बहू को परेशान करना बंद करिए। आखिर सौम्या ही है जिसने आपके दर्द को समझा। मैंने आपके लिए कोई लेप नहीं बनाया था, वो तो सौम्या ने अपना दर्द बताकर मुझसे आपके लिए लेप बनवाया था, वरना मैं तो आपके लिए कभी लेप नहीं बनाती। अब तो मैं कौन सा तेरे लेप के लिए मरी जा रही थी। इस लड़के ने मुझसे झूठ बोला। मैंने भी तुझे साड़ी इसी के बोलने पर दी थी, वरना मैं तुझे कभी साड़ी ना दूं। तभी राहुल और शुभम भी वहां आ जाते हैं। माँ, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, मैरिज मैरिज होती है। आखिर सौम्या भले ही लव मैरिज से शादी हुई हो, लेकिन ये वही थी जिसको आपका दर्द दिखा। भाभी सही कह रही है, दूसरों के बोलने पर अपने घर में कलेश मत करिए। सौम्या को आपका काम करना अच्छा नहीं लगता था, वो आपके लिए खाना बनाकर आपको देती थी और उसने आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। माँ, मैं माफ करे कि हमने आपसे झूठ बोला, लेकिन अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, परिवार में प्यार होना ज्यादा जरूरी है। मैं सौम्या के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और यही सौम्या है जिसने मुझे मेरे परिवार से जोड़ा है। अब सास को बेटे की बात समझ में आ जाती है। वो दोनों बहुओं को गले लगाती है और उनसे माफी मांगती है। गॉड, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये घर में बना हुआ पिज्जा है। सच में? हाँ, सही कह रहा है बेटा, तू बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा तो मुझे ये सब चीजें खाना पसंद नहीं, लेकिन ये दिव्या के हाथ का बनाया हुआ पिज्जा खाकर ना मुझे और खाने की इच्छा हो गई। मैंने कहा था ना माँ, एक बार खा कर देखोगे तो खुद को रोक नहीं पाओगे। भाई, अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा आपकी शादी का। जल्दी से भाभी आ जाए और ये टेस्टी सा खाना बनाती रहे। अरे जब से ये सगाई हुई है ना, तब से दिव्या भेजती रहती है कुछ ना कुछ। हाँ, अब तो मुझे भी इंतजार रहता है कि वो अगला क्या भेजेंगी। हाँ भाई, अगले हफ्ते फिर कुछ ना कुछ भेज ही देंगी, ठीक है। आपकी भाभी से बात हो ना, मेरी तरफ से उनकी तारीफ कर देना भैया। कर दूंगा। और मैं भी बात कर लूंगी दिव्या से, इतना टेस्टी खाना बनाती है मेरी बहू, सबको बताऊंगी मैं तो। दिव्या और आकाश की सगाई को अभी 2 महीने ही हुए थे, लेकिन दिव्या ने अपने खाने से सबका मन जीत लिया था। वो हर हफ्ते अलग अलग चीजें अपने ससुराल भेजती, जिससे उसका पूरा ससुराल उससे बेहद ही खुश रहता था। अरे तुम्हारी तारीफों के तो पुल बांधे जा रहे हैं यहाँ पर। अनुज और माँ तो फैन हो गए तुम्हारे गार्लिक ब्रेड और पिज्जा के। मुझे खुशी है कि उन्हें पसंद आया। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं जो बनाऊं उन्हें पसंद आना चाहिए। अनुज तो कह रहा था कि उससे अब इंतजार नहीं हो रहा, कब तुम शादी करके इस घर में आ जाओ और उसे रोज रोज नया नाश्ता खाने को मिले। हाँ, जब मैं वहाँ आ जाऊंगी तो रोज कोई ना कोई नई डिश जरूर बनाऊंगी। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते माँ का जन्मदिन आ रहा है। मैं सोच रहा था उन्हें क्या गिफ्ट दूं। अच्छा, माँ जी का जन्मदिन है तो मैं उनके लिए अपने हाथों से केक बनाऊंगी। सच? माँ तो बहुत खुश हो जाएंगी अगर तुम उनके लिए केक बनाओगी तो। तुम देखना, मैं उनके लिए ऐसा केक बनाऊंगी जिसे खाकर वो बाहर का केक कभी नहीं खाएंगे फिर। ठीक है, तुम उनके लिए केक ले आना और मैं उनके लिए गिफ्ट ले आऊंगा। ठीक है। दिव्या ने अपनी सास के लिए उनके जन्मदिन के दिन पर बहुत सुंदर सा केक बनाया, जिसे कावेरी ने बहुत शौक से काटा और पड़ोसन शीला को जलाने के लिए उसके घर भी देने चली गई। अरे शीला, कहाँ रह गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही भाई। अरे कहाँ जाऊंगी, यही तो हूँ। हाँ देख, ये केक खाकर बता मुझे कैसा है। अरे वाह, ये केक तो सच में बहुत अच्छा है। कहाँ से मंगवाया इतना अच्छा केक? अरे कहीं से मंगवाया नहीं, मेरी होने वाली बहू ने भेजा है मेरे लिए खुद अपने हाथों से बनाकर। तेरी बहू तो लगता है बहुत होशियार है, केक भी घर में बनाती है। अरे घर में बनाती तो है, और वो भी इतना अच्छा है ना कि सामने वाला उंगलियां चाटता रह जाए, जैसे अभी तू चाट रही है। हाँ हाँ, बहू के हाथ के पकवान खाने को मिल रहे तो कोई भी खुश होगा ही। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो घर में क्या कहते हैं, गार्लिक ब्रेड, पिज्जा, लजानिया, चीज, क्रीमी पास्ता और पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। अब तो हमें भी इंतजार है भाई तेरी बहू का, हम भी तो खाए उसके हाथ के पकवान। हाँ, बस कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाएगी, फिर तो तुझे रोज ही हमारे घर से ऐसे बेहतरीन खुशबू आती रहेगी। पर तू चिंता मत कर, मैं उसमें से तुझे हर डिश भेजती रहूंगी। ठीक है ठीक है। चल अब मैं चलती हूँ, बाकी पड़ोसियों को भी तो केक देना है। हाँ भाई हाँ। कावेरी शीला को जलाने के लिए पूरे मोहल्ले में केक बांट आई, जिससे पूरा मोहल्ला दिव्या के केक की तारीफ कर रहा था। अरे तुम दोनों को ना शीला की शक्ल देखनी चाहिए थी, कितने ज्वाला बन गई थी वो।
क्या माँ, तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती शीला आंटी को जलाने का, सच में। अरे क्यों छोड़ू, उसे देखा है पूरे मोहल्ले में खबरें इधर से उधर करती रहती है, सारा दिन सबको परेशान करती रहती है। तब तो वो अब तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी जब दिव्या इस घर में शादी करके आएगी तो। ये देखने कि तुम सच कह रही थी या नहीं। आता आ जाए ना, मैं क्या उससे डरती हूँ? है दिव्या बहू इसका मुंह बंद कर देगी। हाँ वैसे भी अगले हफ्ते भैया की शादी भी हो जाएगी और भाभी भी आ जाएगी घर में। हाँ, उसके बाद तो मैं रोज ही शीला को जलाऊंगी, देखना। माँ तुम भी ना। दिव्या का ससुराल उसके आने का बेसब्री से राह देख रहा था और वो घड़ी आ गई। आकाश और दिव्या की शादी बड़े धूमधाम से की गई और दिव्या का स्वागत भी बड़े शानदार तरीके से किया गया। अरे दिव्या बेटा, मैं ये कह रही थी कि आज सब मेहमान घर में भी है तो आज ना कुछ हट के बना दे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी केक बना देती हूँ। अरे वाह, सारे मेहमान खुश हो जाएंगे। जी माँ जी, आप मुझे किचन बता दीजिए। आजा आजा, मैं तुझे रसोई बता देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो मैं बना देती हूँ। ठीक है, तब तक ना मैं मेहमानों को देख लेती हूँ। दिव्या रसोई में हर चीज ढूंढ लेती है जो उसे स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए चाहिए थी, लेकिन उसे एक चीज नहीं मिलती। रसोई में माइक्रोवेव तो है ही नहीं, अब मैं केक किस में बेक करूं? माँ जी को तो मैंने बोल दिया कि मैं बना दूंगी, लेकिन अब माइक्रोवेव के बिना कैसे होगा? ये भगवान, क्या करूं? दिव्या ने आज से पहले माइक्रोवेव के बगैर केक बनाया नहीं था, इसलिए वो केक बनाती नहीं और इसकी जगह मीठे में खीर बना देती है। अरे बन गया क्या स्ट्रॉबेरी केक बहू? माँ जी, वो ना मैंने मीठे में खीर बनाई है। क्यों स्ट्रॉबेरी केक क्यों नहीं बनाया? अब आते ही माइक्रोवेव मांगूंगी तो उन्हें लगेगा मैं कितनी खर्चालू हूँ, आने से ही डिमांड करने लगी। अभी कुछ और ही बोल देती हूँ। वो माँ जी, आज मेरा पहला दिन था ना रसोई में, तो मुझे लगा मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने खीर बना दी। अच्छा, लेकिन मैं तो सारे मेहमानों से कहकर आई थी कि आज दिव्या कुछ स्पेशल बना रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी बना देना, फिलहाल खीर ही ठीक है। जी माँ जी। दिव्या ने कावेरी को जैसे तैसे करके समझा तो दिया, लेकिन अगले दिन कावेरी ने दिव्या से पिज्जा बनाने को कहा। पिज्जा? हाँ भाभी, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि आप कब हमारे घर शादी करके आए और मैं आपके हाथों का यम्मी सा पिज्जा खा सकूं। प्लीज आज बना दीजिए ना। हाँ वो, पर अरे हाँ बना देगी, क्यों नहीं बनाएगी? वैसे भी तो हर हफ्ते दिव्या कुछ ना कुछ भेजती ही थी, है ना? भाभी वो वाला जो आपने 150 चीज डालकर बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही। वो मैं अरे चल, हम बाकी के काम देख लेते हैं, तब तक पिज्जा बना दे। हाँ जी ठीक है। दिव्या रसोई में आती है और सोचने लगती है कि अब कैसे निकला जाए इस हालात से। वैसे पिज्जा तो तवे पर भी बन ही जाता है, एक काम करती हूँ, तवे पर ही बना देती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। दिव्या पिज्जा को तवे पर बनाती है, लेकिन पिज्जा वैसा नहीं बनता जैसा वो माइक्रोवेव में बनाया करती थी। अरे बन गया क्या पिज्जा? जी माँ जी, बन तो गया है, पर ये वैसा नहीं है जैसा तू भेजा करती थी। हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल अलग सा लग रहा है, चीज भी पूरी तरह से पिघली नहीं है। हाँ वो, एक बात कहूँ दिव्या बहू, सच सच बताना, वो सारी चीजें तू बाहर से मंगवा कर भेजती थी ना? क्योंकि कल भी तूने केक नहीं बनाया, आज तूने ये पिज्जा भी कुछ अलग सा बनाया है, तो हमसे झूठ बोल रही थी ना कि वो सारी चीजें तू बनाती थी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। भाभी मुझे लगा आपके आने के बाद हम रोज कुछ न कुछ अलग सा खाएंगे। आपने हमसे झूठ क्यों कहा? सच बता देती अगर आपको ये सब नहीं बनाना आता तो। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी बड़ी झूठी निकलेगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। दिव्या जब तक अपनी बात को समझा पाती तब तक कावेरी और अनुज उसे गलत समझ चुके थे। इससे दिव्या को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन शाम को कुछ ऐसा हुआ जिससे दिव्या के चेहरे की मुस्कान वापस आ गई। सब लोग टेबल पर आ जाइए जल्दी से, मैंने केक बनाया है। केक? लेकिन तूने तो। वो सब छोड़िए ना, ये बताइए कैसा बना है। अरे वाह, ये तो चोको लावा केक है, बहुत टेस्टी है। तो तूने पहले क्यों नहीं बनाया ये सब? माँ जी, मेरे पास ये नहीं था, माइक्रोवेव। हाँ माँ, आज जब मैं घर आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे शादी के गिफ्ट में माइक्रोवेव दिया था और इसे देखकर दिव्या बहुत खुश हो गई और उसने मुझे बताया कि माइक्रोवेव ना होने की वजह से उसकी सारी चीजें खराब हो रही थी। अरे बहू, तो तू पहले बता देती, मैं तुझे माइक्रोवेव ला देती। खामा मैंने तुझे झूठी कह दिया।
माँ जी, मुझे लगा कि मैं आती ही आपसे माइक्रोवेव मांगूंगी तो आप शायद बुरा मान जाएंगी। चलो अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना, चलो अब केक खाते हैं। अरे रुको, उस शीला को तो थोड़ा सा जला कर आऊं मैं। अरे शीला, सुनती है क्या? दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहां कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरे प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर, एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ, अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है,
तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। फूलवती के 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी, पर उनका काम शहर में था, इसलिए दोनों अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहते थे और फूलवती अपने पति के साथ गांव में। सास के बिना बहू का जीवन कैसा खुशहाल हो जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। आराम से 10-12 बजे उठना, जो मन करे बनाना और मन ना हो तो बाहर से मंगवा लेना। कुछ इसी तरह पूजा और प्रीति शहर में रह रही थी। आराम से सुबह 10 बजे अंगड़ाई लेती हुई पूजा अपने कमरे से बाहर आती है। लगता है जैसे किसी ने नशे की गोली खिलाकर पिला दी हो। कितना भी सो लो, नींद ही पूरी नहीं होती। मेरा भी यही हाल है भाभी, रात में 3 बजे के पहले नींद आती नहीं और सुबह 10 बजे के पहले खुलती नहीं। उठ गई तुम? मुझे तो लगा था आज तुम्हारे दर्शन किए बिना ही दुकान जाना पड़ेगा। अरे क्या आप बिना? अरे आधे घंटे में तो आपको दुकान के लिए निकलना है। कुछ खाया आपने या कुछ बना दूं? वैसे चाय बनाकर तो पी ली है मैंने और प्रिंस को भी पिला दी। हो सके तो मेरे लिए कुछ हल्का बना दो ना। कल रात को हमने बाहर खाना खाया था तो पेट जरा अपसेट हो गया है। मैं बना देती हूँ भाभी, आप बैठिए। और नाश्ते में प्रीति बनाकर लाती है ब्रेड और बटर। और इसे खाने के अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कोई और उठकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने को तैयार भी नहीं था। चारों आराम से बैठकर चाय और ब्रेड बटर का मजा ले रहे थे। तभी रंजीत का ट्रिंग ट्रिंग फोन बजता है। फोन उठाकर रंजीत स्पीकर पर रखता है। नमस्ते माँ, राम राम, कैसन बा? सब भला चंगा तो? अरे बटवा, हमको क्या होगा रे? हम तो टनाटन है, कमजोर तो तुम्हारी बीवी है। वैसे ही बताने के लिए फोन किए थे कि 1 हफ्ते बाद हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। माँ जी, आप यहाँ आ रही हैं? आइए आइए। पाए लागू माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जी तेरा छटके बाओ, अरे बड़की है, हमारी आवाज सुनी नहीं कि आवाज कांपने लग गई तुम्हारी। कैसे बहू है हमारी प्रभु? चिंता मत करो बहू, तुमसे ज्यादा फुर्तीला शरीर है हमारा। आकर खुद बनाकर खा भी लेंगे और अपने बेटों को खिला भी देंगे, फिक्र ना करो। आ जाओ माँ, कितने दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। मैं तो यहाँ सूख गया हूँ। तुम्हारे हाथ का देसी खाना खाकर फिर से वजन बढ़ जाएगा मेरा। अरे हाँ बिटवा, और वैसे इस बार ना हम खाली हाथ नहीं आ रहा, कुछ बड़ा ला रहा। और हमारी दोनों बहू में से जिसने हमारा दिल जीत लिया ना, ये गिफ्ट उसी को देते जावेंगे। ऐसा क्या ला रही है माँ जी आप? अरे जो भी है, तुम सभी के औकात से बड़ा ही है। ये कहकर फूलवती फोन रख देती है और अभी तक शांत बैठे शुभा निवास में हड़कंप मच जाता है। क्या कह रही थी तुम? माँ होगी तो मैं मोटा हो जाऊंगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलता। अब इस राम कथा को छोड़ो ना प्रीति, और माँ के सामने भूलकर भी मुझे तुम मत कहना, आप कहना, वरना जानती हो ना उनका गुस्सा। ज्यादा दिमाग सटका तो कहीं तुम्हें अपने साथ गाँव ना ले जाए। ये बात छोड़ो और घर की हालत ठीक करो, वरना सभी को बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस गांव लौटना पड़ेगा।
मैं अभी जाती हूँ और किचन की सफाई करती हूँ। मैं हॉल साफ कर लेती हूँ। फूलवती के आने के खौफ से ही उनकी दोनों बहुएं बिल्कुल लाइन पर आ जाती हैं। जिस घर में खाने के नाम पर ब्रेड और बटर बना करता था, वहां आज दोपहर के खाने में प्रॉपर दाल, चावल और सब्जी बनी थी। माँ के आने की खबर से ही आज घर का खाना मिल गया। माँ आ जाएगी तो न जाने क्या होगा। वैसे वो बड़ी चीज होगी क्या? कहीं माँ गांव से संदूक तो नहीं ला रही होगी? कुछ भी करके वो बड़ी चीज मुझे ही हासिल करनी है। और जिस तरह उस बड़ी चीज को हासिल करने का लालच प्रिंस के मन में आता है, उसी तरह पूजा के दिमाग में भी वही बात घूमने लग जाती है। और अभी तक एक साथ रह रहे पूजा और प्रीति अपने काम अलग अलग करने लग जाते हैं। कल माँ जी आने वाली है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी। क्या पता वो सुबह 4 बजे की ट्रेन से आ रही हो और मुझे इतनी सुबह तैयार देखेंगी तो खुश होकर खुद ही वो बड़ी चीज मुझे सौंप देगी। और वो वक्त आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। फूलवती का स्वागत करने के लिए उसकी दोनों बहुएं सुबह 4 बजे उठकर पूरा घर धोना शुरू कर देती हैं और 5 बजते बजते घर के दरवाजे पर होती है दस्तक और एक बड़ी सी चीज के साथ दरवाजे पर फूलवती पहुंच जाती है। भागती हुई उसकी दोनों बहुएं दरवाजा खोलती हैं। ये आप क्या लेकर आई हैं अपने साथ माँ जी? नहीं देख रहा का? हम बताए तो थे तुम लोगों को एक बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं। तो ये है वो बड़ी चीज? माँ ने तो कहा ही था कि वो चीज इतनी बड़ी होगी कि दरवाजे से अंदर भी नहीं आ पाएगी। अब इस भैंस को अंदर लेगी कैसे माँ? आप एक काम कीजिए ना, इसे बाहर ही बांध दीजिए। अपनी प्यारी भैंस को बाहर बांधकर फूलवती घर के अंदर आती है। ये बेचारी ना हमरे बिना रह नहीं पाती, तो हम सोचा अगर शहर जा ही रहे तो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। हो सकता है शहर की हवा खाकर इसकी भी खुराक जरा बढ़ जाए। बड़ा कम खाती है बेचारी। एक काम कर बड़ी बहू, बाहर जाकर ना ताजे गोबर के उपले बना ले। अभी उसके गोबर करने का वक्त हो गया है। बस यही बाकी रह गया था। अब अभी जाती हूँ माँ जी। चिढ़ती हुई पूजा बाहर जाती है और किसी तरह नाक बनकर भैंस के गोबर का उपला बनाती जाती है और दीवार पर थापती जाती है। इस बड़ी चीज के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने, इतनी सफाई की, ये साड़ी पहनना सीखा, इतना सारा राशन मंगाकर रसोई में रखा, क्या कुछ नहीं किया इस ताजे गोबर के लिए। गोबर के उपले बनाने के बाद पूजा जैसे ही अंदर आती है, अरे कुछ खिला तो दे बहू। मैं भी तो देखो यहाँ रहकर तो खाना बनाना भूल तो नहीं गई। वैसे बाहर से हमारे BMW कोई ले तो नहीं जाएगा ना? तो इस भैंस का नाम BMW है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से कोई सामान चोरी नहीं होता। हमारी सोसाइटी ना बहुत सेफ है और उसे कोई ले जाकर करेगा भी क्या। हाँ ये बात तो है। एक काम कर, जब तक बड़ी बहू हमारे लिए नाश्ता बना रही है तू जाकर मेरी भैंसिया को नहला दे, फिर वो भी कुछ खा लेगी। सफर से भूखी है, बिना नहाए वो कुछ खाती भी नहीं है। हाँ आज तक बिना नहाए उसने अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लिया। हमारी बीवियों से ज्यादा रूटीन मेंटेन तो आपकी भैंसिया करती है माँ। लोगों के लिए वो भैंसिया है पर हमरे लिए वो हमारी जान है। अरे बहू घर में ताजा सरसों का तेल होगा का? हमारे पास तो वही तेल होगा माँ जी जो बाजार में मिलता है। क्या काम है? घुटनों में दर्द हो रहा है क्या? मालिश कर दूं? अरे ना ना ना, दर्द हो हमरे दुश्मनों को। वह हमारी भैंसिया सफर से आई है ना, थक गई होगी बेचारी। उसी के शरीर पर सोच रही थी प्रीति से मालिश करवा दूं। जिस बड़ी चीज की लालच में पूजा और प्रीति ने आपस में बैर कर लिया था, वो निकली भी तो एक भैंस, जिसे देखते ही दोनों बहू फिर से एक हो जाती हैं और रसोई में इस बारे में बात करने लगती है। पूरा बदन टूट रहा है प्रीति। जितनी बार वो भैंसिया गोबर करती है ना, उतनी बार मुझे उपले बनाने पड़ते हैं। फिर वो सूख जाए तो उसे उतारो। मुझे तो डर है कहीं किसी दिन माँ जी उन उपलों को बेचने को ना कह दे। वही भाभी, मैं तो खुद परेशान हूँ। तीनों टाइम पूरे घर को ऊपर से नीचे धोना, उसके बाद भैंसिया को नहलाना, भैंसिया को क्रीम पाउडर लगाना। ये बड़ी चीज मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो माँ जी से कह दूंगी आप जब भी जाए इसे लेकर जाए। एक हफ्ता तो हो गया माँ जी को यहाँ है, पता नहीं कब जाएंगी। और तभी बाहर हॉल से फूलवती सभी को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाती है। तुम दोनों बहुओं की सेवा से हम बहुत ही प्रसन्न है। अभी तो कहा नहीं जा सकता कि ज्यादा सेवा बड़ी ने की कि छोटी रहे, इसलिए तुम दोनों ही आपस में ये फैसला करके बताओ कि ये बड़ी चीज रखेगा कौन। मुझे नहीं चाहिए आपका BMW, आप ही रखिए माँ जी। मैं भी आपकी BMW का क्या करूंगी माँ जी, हमारे पास ऐसे भी बहुत काम है। ऊपर से मुझे नहीं लगता इसका मैं ख्याल रख पाऊंगी। हम तो तुम दोनों को बहुत ही लालची समझे थे,
पर तुम तो बड़ी ही समझदार निकली। चलो फिर कोई बात ना है, मैं अपनी BMW को अपने साथ ले जाती हूँ। ये कहकर अपना सारा सामान उठाकर फूलवती घर से बाहर निकल जाती है। फूलवती के साथ उसके दोनों बेटे और बहू भी उसे बाहर छोड़ने के लिए आती हैं। माँ तुम्हारी भैंसिया, इसे भूल मत जाना। अरे नहीं नहीं, अपनी कोमलिया को हम कैसे भूल जाएंगे। इसके भी 2 नाम है, बताओ, एक घर का होगा दूसरा ऑफिशियल। अरे नहीं ना बहू, इसका तो एक ही नाम है, कोमलिया। तो फिर BMW किसका नाम है? और तभी साइड से BMW गाड़ी निकालता हुआ ड्राइवर सभी के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है। तो चलिए मैडम। अरे ये है BMW, तुम दोनों ने तो गाड़ी लेने से मना कर दिया, तो अब हम ही इस पर सवार होकर फिर से चले जाते हैं। क्या 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 क्या? और इस तरह असल की BMW को अपनी सास की भैंस समझकर पूजा और प्रीति गंवा देते हैं। स्वीटी के पास बचपन से ही एक कुत्ता था। वो जहाँ जाती उसे लेकर जाती, जो भी खाती उसे देती, जहाँ बैठती उसे साथ लेकर ही बैठती। ये क्या है स्वीटी, ये कुत्ता दे दे किसी को, अब तो तेरी शादी होने वाली है, सारे घर में इसके बाल फैले होते हैं। किसी को दे दूं? तुम्हारे जैसा प्यार नहीं है मेरा कि अपनी बेटी को किसी के घर भेज दो शादी का नाम देकर। मैं तो पम्मी को अपने साथ ही रखूंगी। खैर, शादी हो जाती है और स्वीटी अपने डॉग पम्मी के साथ ससुराल चली जाती है। अरे वाह जी वाह बहू, कुत्ता तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। बहू आसपास देखकर कहती है, कुत्ता कहाँ है माँ जी? कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो जो तुमने गोद में उठा रखा है वो कुत्ता ही तो है ना। माँ जी, आप इनकी माँ हैं इसलिए प्यार से बोल रही हूँ। ये पम्मी है, कुत्ता बोलकर दोबारा इसका अपमान मत कीजिएगा। ओ, मतलब ये कुत्ता नहीं है तो क्या ये बिल्ली है? माँ जी, है तो कुत्ता ही लेकिन इसका नाम है। अब जैसे आपका नाम है चवन्नी, तो कोई आपको ए औरत बोले तो कैसा लगेगा? सास को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बेटी के कमरे में जाकर बैठ जाती है। माँ, कॉफी बनाकर लाओ ना, बहुत जोर का सर दर्द है। अरे कॉफी के लिए दूध कहाँ है? वो कुत्ता, अरे मतलब कि पम्मी पी गई। कोई बात नहीं माँ, भाभी ने दूध पी लिया है तो मैं ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ। सास जोर जोर से हंसती है। अरे वो पम्मी तेरी भाभी का नहीं, कुत्ता जो साथ लेकर आई है ना उसका नाम है पम्मी, तेरी भाभी का नाम तो स्वीटी है। बेटी भी हंसने लगती है। माँ, ये क्या बात हुई? सच्ची बड़ा कंफ्यूजन है भाभी और कुत्ते के नाम में। कहीं मैं पम्मी को भाभी ना बोल दूं। सास का मूड बेटी के पास बैठकर ठीक होता है और फिर वो किचन में जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या कर रहा है कुत्ता? बहू भाग कर आती है। नाटी, कितना शरारती हो गया है ना सासू माँ? कुत्ते ने किचन में सूसू किया होता है, जिसे देखकर सास परेशान हो जाती है। अरे बहू, इसे बाहर ले जाया कर ये सब कराने के लिए। देखती हूँ ना मैं पार्क में दुनिया के लोग वहीं अपने जानवरों को लाकर हल्का करवाते हैं। माँ जी, वो क्या है ना, रास्ते में तो कुत्ते करते हैं ये सब काम। ये तो मेरा पुम्मी है, पुम्मी। सास को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि बहू के कुत्ते का बवाल तो आए दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, माँ, मुझे किसी जरूरी काम से पैसे की जरूरत थी तो मैंने बैंक से लोन अप्लाई किया है। दोपहर को बैंक का मैनेजर आएगा, बात कर लेना। लोन बहुत जरूरी है इसलिए संभल कर बात करना। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं बात कर लूंगी, तू निश्चिंत होकर जा। दोपहर को बैंक का मैनेजर आता है, लेकिन हे भगवान, ये कुत्ता कितना डरावना है। वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भौंक भौंक कर बुरा हाल कर देता है और मैनेजर वापस चला जाता है। अगले दिन बेटा मोबाइल देखकर कहता है, हे भगवान, माँ, मेरा तो लोन ही पास नहीं हुआ। अरे बेटा, कोई आया ही नहीं तो मैं क्या करती? कल तो मैं दिन में सोई भी नहीं,
इसलिए कि मैनेजर आने वाला है। बेटा बैंक जाता है जहां मैनेजर कहता है, देखिए राकेश साहब, आपको साफ साफ बोला था कि दिन में मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊंगा। हाँ हाँ सर, मैंने अपनी माँ को बताया था। अब मेरा तो ऑफिस था, मुझे वहां जाना जरूरी था। अरे हाँ वो ठीक है, लेकिन घर के बाहर कुत्ता बांध दिया, पता है? मेरी तो पैंट फटने से बची है। ना बाबा ना, अब 6 महीने बाद अप्लाई करना, देखेंगे तब। बेटा गुस्से से घर आता है और जोर से चिल्लाता है, पम्मी कहाँ हो? मैं कह रहा हूँ बाहर आओ। स्वीटी बाहर आती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? पम्मी सो रही है, डर जाएगी ना। पता है ना कितना छोटा दिल होता है पेट्स का। अरे मैं तुम्हें बुला रहा था पम्मी। मैं पम्मी नहीं, स्वीटी हूँ। अरे बेटा, पम्मी तो कुत्ता है ना इसका। क्या माँ जी, कितनी बार कहा है कि चुप, बिल्कुल चुप। वो जो भी हो, तुम पम्मी स्वीटी मैं नहीं जानता, लेकिन इस जानवर के कारण मेरा लोन नहीं हो पाया। प्लीज निकालो इसे घर से। स्वीटी कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अरे बेटा, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था बहू पर। तो माँ मैं क्या करूं? जानती है मुझे कितनी जरूरत थी पैसों की। अब बेटा जो हो गया सो हो गया, जा बहू को मना ले। पति स्वीटी के पास आता है। जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी है मुझे। अरे स्वीटी क्यों नाराज हो रही हो? सच्ची लोन की बहुत जरूरत थी, अब क्या कहूँ तुम्हें। स्वीटी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, नहीं, गुस्सा कैसे? अरे लड़की को ससुराल में गुस्सा होने का हक कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, बचपन का घर, माँ बाप। मैंने सिर्फ एक पम्मी को साथ रखा, लेकिन नहीं, तुम क्यों अपनाओगे उसे? स्वीटी झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। और प्लीज यार रो मत ना। देखो लोन होना सच में बहुत जरूरी था। तो मेरे सारे गहने रख लो, मैं पापा से पैसे भी ला दूंगी। बस मेरी पम्मी को कुछ मत कहो। स्वीटी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया कि पति इमोशनल होकर माफी मांग ले। अरे स्वीटी कैसी बात कर रही हो, माफ कर दो। मुझे बस गुस्सा आ गया, मैं पम्मी को कुछ नहीं कह रहा था। सच्ची वो लोन होना। स्वीटी बीच में रोक देती है। ले लो ना पापा के सारे पैसे, मेरे गहने, सेविंग्स, लेकिन बार बार मत सुनाओ प्लीज। पति को गिल्ट फील होता है। वो परेशान हो जाता है कि उसे स्वीटी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था कि तभी स्वीटी का फोन बजता है। पापा आप, क्या हो गया? सब ठीक है ना? बस बेटा चल रहा है, सही समय में तेरी शादी करवा दी, वरना अब तो कुछ बचा ही नहीं। बेटा मैं तो बस ये बोल रहा था कि अच्छे घर में शादी हुई है तो कभी कभी कुछ पैसे मायके भी भेज दिया करो। स्वीटी को पापा की बात पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं पापा? फोन रखिए। स्वीटी सामने देखती है, उसका कुत्ता बेड पर रखी सिल्क की साड़ी को काट देता है। पम्मी, नो पम्मी। तभी वहां पति और सास आ जाते हैं। ओह, ये साड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारे रूठने का गिफ्ट, लेकिन ये तो पूरे 15,000 की साड़ी थी ना। अब क्या? अब ये कुत्ता नहीं बचेगा। अरे बहू, कुत्ता नहीं पम्मी नाम है इसका, भूल गई क्या?